हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, जैसे ही गिलियन के साथ आता है अपने घर पर यानी कि बर्डियम एस्टेट में वापस, उसे सामने खड़ा दिखता है अपना डैड। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि गिलियन और उसका फादर एक जगह पर आ चुके हैं, एक कमरे में जहां पर मीटिंग हो रही है। हम देखते हैं कि और भी बंदे बैठे होते हैं। एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो कि दूसरे से बोल रहा होता है कि हम सैनिकों की संख्या में कटौती नहीं कर सकते। तब दूसरा वाला बोल रहा होता है कि देखो, हमें और सपोर्ट फंड की जरूरत है, क्या हम रेफोल्ड राज्य से बोले? तभी पहले वाला बोलता है कि नहीं, रेफोल्ड से तो हम ले ही नहीं सकते, वैसे भी वो लोग सारे खाने के स्टॉक को खुद ही जमा कर रहे हैं, उसके अलावा सपोर्ट फंड में भी वो कटौती कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि दिखाया जा चुका है कि अमेलिया सपोर्ट फंड में कटौती करती है और खाने के स्टॉक को भी अपने पास रखती है, लेकिन इन लोगों को इस बारे में नहीं पता। इन्हें लगता है कि रेफोल्ड की तरफ से ही ऐसा किया जा रहा है। अमेलिया सैनिकों को भी इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये लोग इस बारे में भी नहीं जानते। अब आगे यहाँ पर वही बहस चल रही होती है कि हमें पैसे चाहिए, हमें फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट को दोबारा से बनाना है, ऑर्क्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, हम सैनिकों की संख्या में कटौती नहीं कर सकते। और इस तरह की बातों पर ये सारे लोग बहस कर रहे होते हैं। तब गिजलिन जो यहीं पर बैठा है, ये सारी चीजें देखकर कहता है कि वही पुरानी बात और वही पुराने लोग। खैर, मैं बताता हूँ कि ये कौन है। अब गाइज, हमें यहाँ पर गिजलिन बता रहा है इन लोगों के बारे में। सबसे पहले हमें लंबे बाल वाला बंदा दिखता है जो कि है सेनापति रेंडोल्फ, बर्डियम एस्टेट का नाइट कैप्टन। उसके बाद हमें दूसरा बंदा दिखता है जिसके मुंह छोड़ दाढ़ी है, वो है एल्बर्ट, यहाँ का खजांची। उसके बाद तीसरा बंदा दिखता है जिसकी सफेद मूछें हैं, उसका नाम है होमरन, जो कि यहाँ का जनरल मिनिस्टर है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर मंत्रियों की मीटिंग चल रही है जहाँ पर वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर और सेनापति मौजूद है। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में। तब गिजलिन लगातार अपने फादर को ही घूर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं बात करूँ गिजलिन पर्डियम की, यहाँ का यंग लॉर्ड, उसे अपने फादर से मिले हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने पहले ही वो यहाँ से गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ गिजलिन द मर्शनरी किंग की, तो उसे तो अपने फादर से मिले हुए पूरी एक जिंदगी निकल चुकी है। दोस्तों, गिजलिन अपने फादर को देखकर बहुत ही इमोशनल हो रहा है क्योंकि वो मरकर दोबारा जिंदा हुआ है। तब ये अपने फादर से बोलता है कि वेलकम बैक फादर। तब हमें दिखाया जाता है गिजलिन के डैड का नाम, जिनका नाम है ज्वाल्टर पर्डियम। अब इन्हें देखकर गिजलिन सोच रहा होता है कि बचपन में, पिछली लाइफ में मुझे अपने डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये हमेशा से ही काफी सख्त लगते थे, कभी बात ही नहीं किया करते थे, ऐसा लगता था कि कितने स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि ये कितनी परेशानी में थे। आज इनकी शक्ल को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इनके ऊपर ना जाने कितने ज्यादा बोझ है, कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इनकी कंधों पर इतना बोझ है, ये कभी थकते नहीं। बर्डियम एस्टेट के लॉर्ड का बोझ मेरे डैड के कंधों पर है और अब मैं इनकी जिम्मेदारियों को समझ सकता हूँ। दोस्तों, पिछली लाइफ में बचपन में गिजलिन ने जिन बातों को इग्नोर किया था, अब वो हर एक बात को समझता है। तब हम देखते हैं कि ज्वाल्टर यानी कि इसका फादर बोलता है कि मुझे सुनने में आया कि पिछले 1 हफ्ते से तुम यहाँ पर नहीं थे, तुम रेफोल्ड गए थे। तब गिजलिन कहता है कि हाँ फादर, मैं रेफोल्ड गया था, मुझे वहां पर कुछ काम था। तभी वहीं पर बैठा है खजांची एल्बर्ट बोलता है कि अच्छा यंग लॉर्ड, वैसे मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि आपने केन लोजिस को हराकर पैसे जीते हैं। तो बताइए, आपने उन पैसों का क्या किया? क्या आपने उन्हें जुए में तो नहीं उड़ा दिया, इसीलिए आप रेफोल्ड गए थे? तब गिजलिन कहता है कि क्या कहा? जुआ माय फुट, अगर कुछ करना होगा तो मैं बस इन्वेस्ट करूंगा। तब जनरल मिनिस्टर होमरन कहता है कि देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए यंग लॉर्ड, आप इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते। आगे चलकर आप बर्डियम एस्टेट को संभालने वाले हैं और आपको उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। तब गिजलिन कहता है कि तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सही से ही बिहेव करूंगा। तब ये होमरन कहता है कि क्या ये स्पॉइल्ड ब्रेथ मेरी एडवाइस को इग्नोर कर रहा है? दोस्तों, गिजलिन बदल चुका है, लेकिन ये लोग इस बारे में नहीं जानते। इन्हें तो लग रहा है कि बस गिजलिन पहले की तरह नखरे दिखा रहा है। तभी बीच में गिजलिन का डैड ज्वाल्टर बोलता है कि बस बहुत हो चुका है, मुझे कुछ सुनने में आया है, पहले उसका जवाब दो। जब मैं यहाँ नहीं था तो कुछ परेशानी खड़ी हो गई थी। मुझे सुनने में आया कि जमाल एंड फिलिप ने एलिना को बेचने की कोशिश की थी, उसे किडनैप किया था। क्या ये बात सच है? अब इससे पहले कि गिजलिन कुछ जवाब दे, हम देखते हैं कि सेनापति रेंडोल्फ भी बीच में बोलता है कि क्या कहा? यंग लॉर्ड ने उन दोनों को अपने आप ही मार दिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस कहानी को खींचकर बताया गया है। ऐसा हुआ होगा, वो दोनों आपस में ही लड़ पड़े होंगे और उनके लड़ते वक्त ही हमारे यंग लॉर्ड ने उन्हें फाइनल ब्लो मार दिया होगा। दोस्तों, किसी को भी गिजलिन की वीरता पर विश्वास तो है नहीं। तब गिजलिन कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था सेनापति रेंडोल्फ। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो दोनों हमारे देश को धोखा दे रहे थे, देशद्रोही थे, और वो मेरे हाथों से मारे गए। सारी चीजें सुधर चुकी है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, बस आप इसी चीज पर फोकस कीजिए। दोस्तों, गिजलिन भी अपनी वीर गाथा के किस्से नहीं सुनाता, इसलिए रेंडोल्फ कहता है कि हाँ, मैं तो जानता ही था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तब यहाँ पर गिजलिन का डैड बोलता है कि चाहे जो भी हुआ हो, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, लेकिन जरूरी ये है कि एलिना जिंदा है। गुड वर्क गिजलिन। इस बात को सुनकर गिजलिन कहता है कि आज पहली बार हुआ है जब मेरे डैड ने मेरी तारीफ की है, ये पहला कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे इनसे मिला है। अब दोस्तों, गिजलिन इस अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने डैड से बोलता है कि
फादर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब इससे पहले कि गिज़लिन कुछ पूछता हम देखते हैं कि हुमरन बोलता है कि देखिए यंग लॉर्ड, अगर आप अपने किए गए काम के इनाम के तौर पर पैसे चाहते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वैसे भी आपने काफी पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। इतने में ही सेनापति रैंडोल्फ बोलता है कि हाँ यंग लॉर्ड, आपने काफी कुछ किया है। याद है आपने फ्रंट गेट को जला दिया था, आपने आर्मी की इस्तेमाल होने वाली चीजें चुराई, आपने फ्रंट गेट को जलाया जिससे आर्मी घोड़ा भी जल गया था। इसके अलावा आपने कई सारी चीजों को बेच दिया और उन्हें जुए में उड़ा दिया। ये सारी चीजें आपने की है यंग लॉर्ड, आप भूल गए। और उसके अलावा आपने आर्मी की लेजेंडरी तलवार को बदलकर नकली तलवार रखने की कोशिश की थी, आपने ये सब कुछ किया था। अब ये सारी बातें सुनकर गिज़लिन को शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि उसने पिछली लाइफ में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ की है। तब गिज़लिन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस आपसे आगे लेना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में, वहां पर जाकर बात करने के लिए। मैं फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में शांति लाना चाहता हूँ। अब जैसे गिज़लिन के मुंह से ये बात निकलती है हम देखते हैं कि वहां पर बैठे हर कोई हैरान रह जाता है। गिज़लिन का डैड तो गुस्से से भर जाता है। जवाब मिलने से पहले ही हम देखते हैं कि दोस्तों सीन पलट कर दिखाया जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि गिज़लिन अब पहुंच चुका है अपने कमरे में जहां पर बेलिंदा इसके सामने खड़ी होती है और गिज़लिन इसे बताता है कि डैड ने मना कर दिया, उन्होंने ना कहा, वो मुझ पर गुस्सा हुए और चिल्लाए और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तब बेलिंदा कहती है कि हाँ यंग लॉर्ड, वैसे भी वो मना करते ही, देखिए वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। आप खुद ही सोचिए, वो एक डैड हैं, वो अपने यंग लॉर्ड को ऐसी जगह पर थोड़ी ना भेजेंगे मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए। वैसे भी अब वहां पर जाकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तब यहाँ पर गिज़लिन कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो गिलियन, क्या बेलिंदा ने तुम्हें मेरा प्लान समझा दिया है, क्योंकि मैं फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में जाना चाहता हूँ। तब गिलियन कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ, आप फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं और इस काम के लिए आप उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे जो आप रेफोल्ड की बेटी से लेकर आए हैं। फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट नहीं, फॉरेस्ट ऑफ द डेथ, इसी नाम से उस जगह को जाना जाता है क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। वहां पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर है, इसीलिए हर कोई वहां पर जाने से बचता है और कोई भी उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। उस जगह के बारे में हर कोई जानता है कि वो कितनी खतरनाक है। तब गिज़लिन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा गिलियन, वो जगह बिल्कुल ऐसी है, वहाँ पर जाकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ, हमें इसी वक्त फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के लिए निकलना होगा। दोस्तों फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे गिज़लिन हासिल करना चाहता है, इसीलिए तो ये बार बार जाने की कोशिश कर रहा है। तभी बेलिंदा पीछे से चिल्लाती है कि आपने ही कहा कि आपके फादर ने इस चीज की परमिशन नहीं दी है और आप तब भी वहां पर जाना चाहते हैं, आप उनके खिलाफ जाएंगे। तब गिज़लिन कहता है कि मुझे आज्ञा की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, वैसे भी पूछना मेरी जिम्मेदारी थी। तब बेलिंदा कहती है कि आप उस जगह से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं, आखिरकार आप वहाँ पर जाना चाहते हैं क्यों हैं। तब गिज़लिन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ज़रूर बताऊंगा बेलिंदा। तब गिज़लिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता बेलिंदा, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम सबको बता दोगी और यहाँ पर मेरे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, हो सकता है कि तुम मुझे जाने ही ना दो। वैसे भी मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में कुछ ऐसा है जो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। उस फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में एंट्रेंस को पार करके काफी दूर जाकर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, जिसे मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वहां पर है र्यून स्टोन जो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। सो दोस्तों र्यून स्टोन एक तरह का धातु है, एक ऐसा धातु जिसके अंदर माना भरी होती है, इसी के बारे में बात कर रहा होता है गिज़लिन, जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। र्यून स्टोन एक अलग तरह का मिनरल है जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, ये बहुत ही ज्यादा महंगा भी होता है क्योंकि सारे जादूगर इसे पाना चाहते हैं। जादूगरों का बैरियर, जादूगरों के सर्कल और हर एक तरह का हथियार, उनका हर एक चीज, हर एक टूल इसी र्यून स्टोन से बना होता है, उनकी हर एक रिसर्च में इसी र्यून स्टोन का इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों गिज़लिन के हिसाब से र्यून स्टोन काफी ज्यादा महंगा है जिसे जादूगर इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो रिसर्च करते हैं, बाकी सारी चीजें बनाते हैं, उनके जादू में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गिज़लिन किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता है ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके अपने टेरिटरी को खड़ा करने के लिए। तब गिज़लिन आगे बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में ड्यूक डेल्फिन और उसके परिवार को ही पता था इसके बारे में कि हमारे इस पर्डियम स्टेट में र्यून स्टोन है, लेकिन अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है और उससे पहले मैं इसे हासिल करूंगा। तब यहाँ पर खड़ी बेलिंदा बोलती है कि ठीक है, अगर आपने मन बना ही लिया है तो बताइए आपका प्लान क्या है, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। तब गिज़लिन इसे ऑर्डर देता है कि बेलिंदा तुम आसपास के किसी गिल्ड में जाओ और मर्शनरीज को हायर करो, पैसे दो और उन्हें लेकर आओ, कम से कम 200 लोग तो होना ही चाहिए बेलिंदा। तब बेलिंदा कहती है कि आप अपनी जान पर खेलकर कमाए गए पैसों को इसी तरह से खर्च कर देंगे क्या मास्टर, आप तो सोचते ही नहीं। ये सुनकर गिलियन कहता है कि देखिए यंग मास्टर, मर्सनरीज रफ होते हैं, उन्हें हार्ड होता है कंट्रोल करना, वो अपने हिसाब से चलते हैं और आप चाहते हो कि आप उन्हें अपने ग्रुप में ले लो, आपको नहीं लगता कि इन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तब गिज़लिन कहता है कि मैं इस बात को पहले से ही जानता हूँ गिलियन, देखो
ये तो हमें करना ही होगा, हमें ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए जो हमारे काम आए। इसी में तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो हो उन्हें संभालने के लिए। वैसे भी हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं जो हमारे काम के हैं, जो स्किल्ड हैं। तब ये सुनकर गिलियन कहता है कि क्या आप उन लोगों की बात तो नहीं कर रहे, वो क्रेजी डॉग। दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल तरह के ग्रुप के बारे में गिलियन बता रहा होता है जो नॉर्थ में काफी छोटा तो है लेकिन काफी ज्यादा स्किल्ड है, और उसी को सुनकर गिलियन हैरान हो जाता है। तब गिलियन कहता है कि अगर हमने उन्हें अपनी टीम में ले लिया, ग्रुप में ले लिया, तो काफी ज्यादा चीजें हल हो जाएंगी। तब गिलियन कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, द सर्बेरियस मर्सनरीज। चलो इन्हें इकट्ठा करते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए चाहिए गिलियन को बंदे, और हम देखते हैं कि ये एक स्मॉल ग्रुप को अपने टीम में लेने के लिए जा रहा होता है। का नाम है सर्बेरियस मर्सनरीज। अब यहाँ से हमें सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गिलियन और गिलियन निकल पड़े हैं इस मर्सनरी टीम को हायर करने के लिए। हमें दिखाई जाती है जिम्बर टेरिटरी, उसकी बाहरी जगह जहाँ पर इन लोगों ने अड्डा बना रखा है। जिम्बर टेरिटरी के बाहरी जगह पर हमें एक अड्डा दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। यही है सर्बेरियस मर्सनरीज के लोग जो कि बहुत ही ज्यादा लूटपाट करते हैं, बहुत ही खतरनाक से हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, इन्हीं में से एक बंदा होता है जो रास्ते में आते जाते लोगों पर नजर रख रहा होता है। इन्हें दूर से आते हुए दिखाई देते हैं गिलियन और गिलियन, जिन्हें देखकर ये बोलते हैं, देखो दो आ रहे हैं चलते हुए। इन्हें पता नहीं है कि आज लूट लिए जाएंगे। इन दोनों में से लड़का तो किसी जगह का नोबल लग रहा है, उसके पास तो पैसे होंगे जरूर। दोस्तों ये तो गिलियन और गिलियन दोनों को ही लूटने का प्लान बना रहे थे, लेकिन गिलियन इन्हें छोड़ने वाला थोड़ी ना है। हम देखते हैं कि गिलियन सबसे पहले आगे बढ़ता है और उस दूरबीन वाले बंदे को हाथ घुसाकर बुरी तरह से हाथ से पकड़ लेता है उसके सर को, और उसे वहीं पर उठाकर फेंक देता है दूर। तब बाकी सारे बंदे, सारे मर्सनरीज इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहा है ये, यहाँ पर आकर मार काट कर रहा है। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है तू यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता, तू एक नोबल है लड़के, लेकिन फिर भी तू इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकता। आज तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तुम दोनों यहाँ पर कहीं से मुंह उठाकर चले आए और हमसे लड़ाई करना चाहते हो, तुम यहाँ से नहीं बचोगे आज। तब गिलियन कहता है कि बकवास करना बंद कर, यहाँ से जा और सर्बेरियस मर्सनरीज के कैप्टन को मेरे सामने लेकर आ। दोस्तों चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड। देखो दोस्तों, अब गिलियन को फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट पर कब्जा करना है। वहां पर इतने मॉन्स्टर है, ऑफ कोर्स एक बंदा इन सबको तो नहीं मार पाएगा, इसीलिए लोगों की जरूरत तो इसे पड़ेगी ही। इसीलिए ये ऐसे मर्सनरीज को इकट्ठा करना चाहता है जो ताकतवर तो हैं लेकिन इसके नीचे रहकर काम भी करेंगे। तब गिलियन सर्बेरियस मर्सनरीज को हायर करने के लिए आ चुका है। अब ये गिलियन के साथ मिलकर सबसे पहले इन्हें धोएगा, उसके बाद अपनी टीम में शामिल करेगा। लेकिन ये जो कुछ होगा अगले चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।